Hello students, in this video we will do quick revision of all the concept of chapter issue of shares. Already in my previous videos I have told you that it is expected that from chapter issue of shares 16 questions can come, and from these 16 questions 6 will be theoretical based question and the remaining 10 questions will be numerical based. तो numerical based questions कौन-कौन से हो सकते हैं? It could be for issue of shares to promoter and underwriters, issue of share for consideration other than cash, preparation and presentation of balance sheet, that is share capital, calculation of capital reserve, calculation of reissue price, amount to be received at the time of allotment. We can also have a question of number of shares applied or allotted during pro rata allotment, and last, net balance left in share forfeiture account. So the first topic is issue of shares to promoter and underwriters. Promoter are those people in whose mind first time the idea to form the company has taken birth. तो जब प्रमोटर को शेयर इशू होंगे तो उस टाइम पे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट. तो क्वेश्चन थियोरेटिकल बेस्ड भी आ सकता है कि जब प्रमोटर को शेयर इशू होंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा. It could be preliminary expense, it could be incorporation expense, it could be goodwill account. To share capital account as capital is rising. Then issue of shares to underwriters. Underwriters को share issue करते हैं in lieu of underwriting commission जो उन्हें देनी है. So the first entry is underwriting commission account debit to underwriters and the second entry is underwriters account debit to share capital account. और अगर इसकी कंपाउंड एंट्री की बात करें तो एंट्रीज अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सेकेंड टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट वर्थ यानी एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस से ज्यादा है इस परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, तो हमारे पास डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा गुडविल. और अगर आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जहां आपको कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करो, तो वहां पर आप परचेज कंसिडरेशन में से सीधा नेट एसेट माइनस करके भी इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. देन व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट वर्थ, दैट मींस एसेट्स और लायबिलिटीज का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो जो हमारा नेट वैल्यू है एसेट्स का वो ज्यादा है जबकि हमें अमाउंट जो पे करना है वेंडर को वो कम है. दैट मींस वी हैव अर्न्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड इट विल बी रिटन एज कैपिटल रिजर्व. सो कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इट इज नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन. थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि विच अकाउंट विल बी द बैलेंसिंग अकाउंट व्हेन purchase consideration is more than the net worth, then it is goodwill. Or which account will be opened when purchase consideration is less than the net worth, then it is capital reserve. और इसको कैलकुलेशन करने के लिए भी आ सकता है आपके पास, या आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है कि विच इज द करेक्ट एंट्री. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट जो हमें एक्चुअल में वेंडर को देना है, दैट मींस द अमाउंट व्हिच इज ड्यू. और ये कैलकुलेट करने के लिए अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान है. जो भी अमाउंट आपने वेंडर को कैश में दिया या चेक के थ्रू दिया है प्लस जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हैं उनका जो भी फेस वैल्यू है सारे शेयर्स का प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी. अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू है तो प्रीमियम भी हम ऐड कर देंगे एंड वी विल डायरेक्टली गेट अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. नेक्स्ट, अगर शेयर पार पर इशू हो रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है. इट इज परचेज कंसिडरेशन, दैट मींस अमाउंट जो हमने वेंडर में क्रेडिट किया था अपॉन फेस वैल्यू. वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री भी आ सकती है. और अगर शेयर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा. और तब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन इज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. आप परचेज कंसिडरेशन में ये बस बात का ध्यान रखना कि जो भी अमाउंट हमने देना है, जो अमाउंट ड्यू है वेंडर को, अगर आपने कुछ अमाउंट कैश में पे कर दिया है वेंडर को तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा.
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है आपको शेयर्स की पेड अप वैल्यू गिवन है और आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जा रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन को पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। तो इसका भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मूविंग नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर मैं सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल की ही बात करूंगी बिकॉज ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। तो ये रजिस्टर्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल, ऑफर्ड कैपिटल है, दोनों ही फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका अमाउंट आ जाता है। बट थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सब्सक्राइब कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना, बिकॉज यही वो बैलेंस है जो शेयर कैपिटल में रिफ्लेक्ट होता है। शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वो सभी शेयर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब भी किए हैं और हमने उन्हें अलॉट भी किए हैं, और उस पर अगर उन्होंने पूरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर पे कर दिया, यूजुअली एक शेयर की फेस वैल्यू मान लेते हैं ₹10 है, जब पूरे ₹10 आ जाएंगे शेयर्स के ऊपर, तब हम उन्हें शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में रिफ्लेक्ट करेंगे। देन कम शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने पूरे पैसे मांगे ही नहीं है अभी शेयर होल्डर से। मान लो शेयर का फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी ने अभी कॉल ही किए हैं ₹7। जब कंपनी ने पूरे पैसे कॉल ही नहीं किए हैं, देन इट कैन नॉट कम इन द हेड शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब उस केस में जितने भी शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं और उन्हें अलॉट हुए हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट के साथ। ये तो वो केस है जहां कंपनी ने कम पैसा मांगा, पर ऐसा भी होता है कि कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया पर शेयर होल्डर ने पूरे पैसे दिए नहीं। उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, जितने भी शेयर्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी शेयर्स के ऊपर पूरे पैसे नहीं आए होंगे, कुछ सिलेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उन सिलेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू के साथ और उसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, वो अमाउंट जो उस पर रिसीव नहीं हुआ है। देन कम अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, वो सभी शेयर्स जिन पर शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया, जितना भी पैसा नहीं दिया, लाइक अगर एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कॉल किए ₹10 और एक शेयर होल्डर ने ₹2 नहीं दिए हैं, सो दिस ₹2 इज द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और जितने भी शेयर्स पे उन्होंने पैसा नहीं दिया, उनसे मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का टोटल होता है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करेंगे और अपना अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट की बात करें तो एक सेपरेट अकाउंट है विच इज शोन विद शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड शेयर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। उसके बाद जो हमारे पास हेड ओपन होता है दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वो शेयर जो कंपनी ने फॉरफीट कर लिए हैं और जितना अमाउंट ऑलरेडी कंपनी उन पर रिसीव कर चुकी है, उन्हें मल्टीप्लाई करके इस अकाउंट का अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। यहाँ में लिखा है अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ फेस वैल्यू, दैट मींस जो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट किया है, शेयर फॉरफीचर में जो भी अमाउंट क्रेडिट किया है वही अमाउंट हमने एक्चुअल में रिसीव किया है फॉरफीटेड शेयर्स पर। हमने वो अमाउंट लेना है, जैसे मान लो अगर एक शेयर ₹10 का है और उस पर हमने रिसीव कर लिया ₹6, तो ₹6 इज द अमाउंट दैट ऑलरेडी हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। डिस्काउंट ऑन री इशू, अब यही शेयर जब कंपनी फॉरफीट करने के बाद किसी और को री इशू करती है, तो आपको कैसे निकालना है डिस्काउंट, आप पेड अप वैल्यू में से जितने भी आपने, जो भी आपका री इशू प्राइस है उसको माइनस कर देंगे। आप पेड अप वैल्यू जो आपके शेयर्स की है उसमें से इसका री इशू प्राइस माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि हमने शेयर्स री इशू करे ₹7 में एंड इट इज फुल्ली पेड अप। तो देखो 10 वाला शेयर जब ₹7 में री इशू हो रहा है, दैट मीन्स ₹3 का डिस्काउंट है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल गेन आ जाएगा।
इस कैपिटल गेन को नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम पूरा पेपर में शेयर्स अटेम्प्ट करके नहीं जाएं. ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे अगर हम इन ट्रिक्स को यूज करेंगे. मूविंग नेक्स्ट, अगर हमें नेट बैलेंस निकालना है लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट जो रिसीव कर चुके हैं या फॉरफीट कर चुके हैं फॉरफीचर के टाइम. जैसे मान लो एक कंपनी के पास 100 शेयर्स थे और कंपनी ने 70 रीइश्यू कर दिए, तो कंपनी ने कितने शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं, 30. सो नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड आएगा यहाँ पर. और अगर मान लो उस कंपनी के पास 10 रुपए की फेस वैल्यू में से 6 रुपीज रिसीव हो चुके हैं, तो यही 6 रुपीज जो वो रिसीव कर चुकी है वो यहाँ आ जाएगा. दिस वे इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट नेट बैलेंस दैट इज बीइंग लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन शेयर्स का, और इस छोटी सी ट्रिक के साथ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन अ मिनट. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रीइश्यू प्राइस. इसका भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. इसके लिए पहले हम अमाउंट जो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट किया था फॉरफीचर के टाइम, दैट मींस शेयर फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कैलकुलेट करेंगे. पर किन शेयर्स पे, जो हम रीइश्यू कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे. तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफीट किए हैं और उसमें से कितने रीइश्यू हो गए, मल्टीप्लाई बाय जो भी अमाउंट हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस विच इज देयर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू. अगेन ये रीइश्यूड शेयर्स के ऊपर ही कैलकुलेट होगा. और ये कैलकुलेट कैसे होगा, आपके पास क्वेश्चन में जरूर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस गिवन होगा इस केस में, और यहां से जो आपने क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट किया शेयर फॉरफीचर का, फ्रॉम दैट यू विल सब्ट्रैक्ट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व. तो आपके पास ये अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट आ जाएगा. ये डिस्काउंट का अमाउंट ही है जो आपने रीइश्यू के टाइम दिया है. आपको अगर डिस्काउंट का अमाउंट पता चल जाता है रीइश्यू के टाइम, उसके बाद आप अपनी पेड अप कैपिटल, जब आप शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, जो भी पेड अप कैपिटल है उसमें से ये डेबिट बैलेंस, दैट मींस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा कि आपने कितने में इनको रीइश्यू किया है. और जब आपको रीइश्यू प्राइस चाहिए तो ये जो आपका बैंक अमाउंट है इसको नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से डिवाइड कर दीजिए, एंड व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट द रीइश्यू प्राइस. तो स्टेप 1 क्या है हमारे पास, शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट करना, किन शेयर्स का, जिन्हें हम रीइश्यू कर रहे हैं. सेकेंड स्टेप, इन्हीं रीइश्यूड शेयर्स का डेबिट बैलेंस निकालना, यानी शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस भी निकालना है और डेबिट भी. डेबिट बैलेंस निकालने के लिए इस क्रेडिट बैलेंस में से कैपिटल रिजर्व को माइनस कर देंगे. अब ये 2 स्टेप हमने क्यों किए, क्योंकि हमें बैंक का बैलेंस चाहिए कि कितने में हमने इन शेयर्स को इश्यू किया, रीइश्यू किया है. अगर ये बैलेंस निकल आएगा तो रीइश्यू प्राइस भी निकल आएगा. तो हमारी जो भी पेड अप कैपिटल है, जितने में भी हमने इस शेयर को इश्यू किया है दोबारा से, उस रीइश्यूड शेयर्स को अगर हम उसमें से उसका डिस्काउंट माइनस कर दे रीइश्यू वाला, तो वी कैन गेट द बैंक अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू. और उसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से डिवाइड करेंगे वी विल गेट रीइश्यू प्राइस. नेक्स्ट है अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग प्रो राटा अलॉटमेंट. जब कोई एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में, कई बार किन्हीं केसेस में 2 भी हो सकते हैं, तो वहां पर आपको पहले जो भी शेयर्स आपने पब्लिक को ऑफर किए हैं, दैट इज द इशूड शेयर्स, और जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, सब्सक्राइब किया है, उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसे हम अप्लाइड और अलॉटेड की रेशियो कहते हैं, कि शेयर होल्डर ने कितने के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए. उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या, कई बार आपके पास शेयर होल्डर के जो है सब्सक्राइब, मतलब जिन शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया वो शेयर्स गिवन होंगे और आपको अलॉटेड शेयर निकालने होंगे. तो उस केस में आप अप्लाइड वाली रेशियो को डिवाइड करेंगे अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से, तो और अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ, you will get the number of shares which are being allotted to that particular shareholder. And it can, उसके आपको allotted shares given है और आपको उसके applied shares calculate करने हैं.
अगर आपको उसके अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने तो आप अप्लाइड वाला रेशियो जो है ऊपर रखेंगे और अलॉटेड अपॉन में अगेन अलॉटेड से अलॉटेड जो है वो कट जाएगा एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स क्यों चाहिए, ये है अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। या तो क्वेश्चन यहीं पर हो सकता है आपका एंड हो जाए कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही बोला जाए, या तो अप्लाइड निकालो या अलॉटेड। या फर्दर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट अलॉटमेंट का रिसीव होना चाहिए। होना चाहिए मींस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अब ऑब्वियसली एक शेयर होल्डर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था, उसने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उस पर एप्लीकेशन मनी भी दिया, बट कंपनी ने उसको कम शेयर्स अलॉट किए, तो कायदे से उसका एप्लीकेशन मनी अगर हम एडजस्ट करते तो उसको कुछ अमाउंट एक्सेस बच रहा है। अब दिस इज द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यही वो अमाउंट है जो फर्दर अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। और जब हमने इसका अलॉटमेंट का अमाउंट कैलकुलेट किया, जितने भी शेयर इसको अलॉट किए हुए थे, अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई किया और एक्सेस माइनस किया, तो पता चला इसने डिफॉल्ट किया था अलॉटमेंट का मनी पे करने में, रिमेनिंग ये अमाउंट इसने पे नहीं किया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। आप क्या करेंगे, अगर हमें अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करना है, तो जो अमाउंट हमारा अलॉटमेंट में ड्यू है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम जो टोटल अमाउंट हमें मिल चुका है अलॉटमेंट का, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ड्यू अमाउंट अलॉटमेंट का, उसमें से अमाउंट नॉट रिसीव्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन allotment. I hope with this video we have quickly recapitulated all the concept of issue of shares. All the best for your exam.